तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं ना, जो आपके केमिस्ट्री में सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली है। ऐसे प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे जो आपको कठिन लगते हैं, ठीक, और वे प्रश्न एग्जाम में एग्जैक्टली आए हुए प्रश्न हैं। ठीक, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको समझाएंगे। तो आपको अगर न्यूमेरिकल्स को समझना है, उससे डर समाप्त करना है, तो जरूर इससे जुड़े रहना है, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और उसी के साथ साथ क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। और जो भी चीज़ आपको कमी लगे या जो भी सेक्शन आपको वीडियो में ना समझ में आए, कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए सारे दरवाजे खुले, और आप कमेंट करेंगे ना, आपके कमेंट का जवाब मिलेगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, कमेंट ऐसा आना चाहिए कि जो चीज़ें आपको न समझ में आ रही हों, या आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, फिर भी आप बताइए, उसमें मैं सुधार करूँगा, ठीक है ना। तो आपके लिए सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप से ही हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आप ना होते तो हम यहाँ पढ़ाते ना, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। जो भी टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करें वो आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आपको थोड़ा परिचय दे रहे थे यहाँ पे। तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे, और चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे ना, जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली पूछे जा रहे हैं। और एक प्रश्न आप इसमें जब पढ़ेंगे तो उससे आप कई प्रश्न निकाल करके अपने से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको विथ प्रूफ और सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 5 तक के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, और 2024 बोर्ड में जो कि 95% है कि पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, जवाब नहीं देंगे तो बहुत मार पड़ेगी आप लोग, क्योंकि हमने चैप्टर फर्स्ट विलियन इतना बढ़िया तरीके से बताया है ना। एक लॉन्ग वीडियो आपको हमने बनाई है, जो कि आपके लिए इतनी मेहनत की है। तो आप उसको जरूर प्यार दीजिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग डायरेक्ट उस वीडियो में पहुंच जाइए, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न मैंने आपको बताया है। अब ये मत कहिएगा सर जी आपने नहीं बताया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हुए हैं। तो चलिए इस प्रश्न में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप ऑप्शन से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। और जो नहीं बताएगा बहुत मार खाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि इसके बाद आपको एक बहुत सा प्यारा सा न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है ना, जिसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उसको मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए पहला ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट, दूसरा सोडियम क्लोराइड। पहला ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा ग्लूकोज, चौथा यूरिया। सभी लोग फटाक से आंसर बताइए, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा इसको अच्छी तरीके से। सभी लोग, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, सभी लोग, जितने भी लोग हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा जो न्यूनतम हिमांक वाला जो आपका विलयन है, वो किसका विलयन होगा, पोटेशियम सल्फेट का। किसका, पोटेशियम सल्फेट का विलयन होगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सा जो प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और इसमें समझने वाली बात आपके लिए होगी, ठीक। कह रहा है कोई हमारे पास क्या है, एक विलयन है। विलयन हमने आपको बताया था ना, विलयन क्या होता है। सभी लोग फटाक से इसकी परिभाषा बता देंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग बहुत मार खाओगे यार, समझ नहीं रहे हो, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि आपके लिए इतना भयंकर तरीके से हम बता देंगे ना, इतना अच्छी तरीके से बता देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें, वो 3 चीज़ें क्या हैं सर जी, मैंने आपको पहले क्या बताया था, विलेय, ठीक, उसके बाद बताया था विलयन, जी सर आपने बताया था।
उसके बाद मैंने बताया था एक विलायक, ठीक। विलेय को मैंने क्या माना था, ए माना था, ठीक। और विलायक को मैंने माना था बी, विलियन को मैंने माना था टी। तो ये चीज़ आपको याद आ रही। अगर आपको नहीं आप समझ में आ रहा था, फर्स्ट वीडियो देखिएगा, विलियन चैप्टर की पूरी वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए सर जी, आपने इतना बताया, अब आगे और थोड़ा चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया कि आपके पास क्या है, कोई विलियन है। अब विलियन है, इस विलियन में क्या घुली हुई है, चीनी। क्या, चीनी घुली हुई है, ठीक, चीनी घुली हुई है। और क्या है इसमें, H2O जल है, ठीक। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइए चीनी क्या है, चीनी क्या है, विलेय है या विलायक है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे विलेय है या विलायक है। तो चीनी क्या है सर जी, ये हमारी क्या है, विलेय है। क्या है, विलेय है। और H2O क्या है, क्या बचा, विलायक। क्या बचा, विलायक। इन दोनों का मिश्रण मिलकर के क्या बनाया, क्या बनाया मेरा, बनाया विलियन। क्या बनाया, विलियन। अंडरस्टैंड। अगर समझ में आ जाए जरूर लाइक कर दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि जो विलियन चैप्टर है ना, इसी विलेय और विलायक पर ही पूरा निर्भर है, ठीक। अब आप इस क्वेश्चन में बताइएगा कि एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। तो ये बताइए NaOH क्या है और 500 ml जल क्या है। तो सर जी हम कहेंगे कि जो हमारा 40 ग्राम NaOH है, देखिए आपके पास कोई बर्तन था, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको समझाना हमारा काम है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH को पहले उसने क्या लिया, 500 ml क्या लिया, जल लिया। कितना, 500 ml क्या लिया, जल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, जल ले लिया। अब इसमें उसने क्या किया, 40 ग्राम क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया, ठीक। 40 ग्राम NaOH मिला दिया। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग बताएंगे कि जब उसने 40 ग्राम NaOH मिलाया तो हमारे पास क्या बना, एक विलियन बना, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। एक विलियन बना। अब ये बताइए, ये हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। समझ में आया कि विलायक कौन सा है और विलेय क्या है, ठीक। अब देखिए इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता बताइए। तो आप बताएंगे विलियन की मोलरता क्या होती है, क्या होती है, जो विलियन की मोलरता होती है वो क्या होती है, विलियन की मोलरता, ठीक। तो विलियन की मोलरता क्या होती है, चलिए इसके बारे में बताएंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, NaOH का, NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन VT, किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में, ठीक है ना, इन लीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब सभी लोग आप बताएंगे, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। मोलरता और नॉर्मलता का सेम फार्मूला होता है, कोई इसमें बदलाव नहीं होता है, ठीक। अब बताइए जो विलियन में मोलों की संख्या है, पहले आप कितना है, 40 ग्राम है, और इसका अणुभार कितना होता है, इसका भी अणुभार कितना होता है, NaOH का अणुभार भी कितना होता है, 40 होता है, ठीक। और कितना बिलियन दिया है, 40 बिलियन भी दिया है, ठीक। और विलायक का भार कितना आया है, ध्यान दीजिएगा। जो विलायक का भार यहाँ पर अगर देखेंगे तो विलायक का भार कितना होगा, VT। देखिए ये ml में है, तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 बटे 1000, ठीक। 500 बटे कितना हो जाएगा, 1000। तो ये आपको किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। इतना समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी सर, समझ में आया। अब देखिए NaOH के मोलों की संख्या बराबर
भार बटे अणुभार, भार कितना दिया है 40 ग्राम, अणुभार इसका कितना होता है 40 ही होता है, बटे नीचे लिखेंगे विलयन का आयतन लीटर में कितना निकाला हमने 500 बटे 1000। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक, और 40 से 40 कैंसिल। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 10 क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा और ये 5 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 मोल आपका आया। तो अब देखिए मोलरता और नॉर्मलता में अंतर ज़्यादा नहीं होता है। देखिए मोलरता में क्या होता है, इसका तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार एवं अणुभार होता है। नॉर्मलता में सेम टू सेम वही चीज़ आएगी यहाँ पर, तो आंसर आपको सेम आएगा मोलरता में भी नॉर्मलता में भी। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग आप लोग समझे ना, अगर समझ जाए तो एक बार लाइक ज़रूर कर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है हमने आपको बताया है, ये चैप्टर नंबर 2 है, उसकी वीडियो आपको पूरी एक ही वीडियो में चैप्टर नंबर 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 से 5 तक लिया है। पहले चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, और हालांकि दूसरे का भी समझ में आएगा मेरे बताने के बाद। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं। तो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है चालक है या कंडक्टर है, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है कंडक्टर है, कर रहा है कि इस चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे, जिसे क्या कहते हैं, इसे ग्रीक अक्षर में कप्पा से निरूपित किया जाता है या के से निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए या के बराबर क्या हो जाएगा 1/ρ, या विशिष्ट चालकता के मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आपको होगा। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत ही छोटे प्रश्न हैं, लेकिन बहुत ही घातक आपको जवाब देते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग। तो सभी लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से लिखिए और सॉल्व करिए और याद करिए, रिवीजन करिए, पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और अगर आपको टॉप करना है ना तो छोटे छोटे प्रश्नों को भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर लॉन्ग में आ गया जैसे विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका पूरा प्रूफिंग करिए, तो आप इसको तो लिख ही सकते हैं, कहाँ पे विशिष्ट चालकता आ गया तो लॉन्ग में इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल नंबर बनने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। चलिए समझते हैं क्या है यार आपके सामने, ठीक है ना। लप्पू सा तो क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझ लेंगे, एग्जाम में फोड़ देंगे, लिख लेंगे, टॉप कर जाएंगे। ठीक, और सभी लोग बेहतरीन तरीके से जुड़े रहिएगा, और आपके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को हम बताएंगे इसमें कि आप लोग कहेंगे हाँ सर पढ़ने के बाद मज़ा आ जाए। अगर मज़ा आ जाए ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए हेडिंग क्या है हमारी, शून्य कोट की अभिक्रिया, क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो चलिए शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य मतलब सभी लोग बताएंगे 0/0, ठीक है ना। तो शून्य मतलब 0, जिसमें क्या होगा अभी उसको समझाएंगे। वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाते हैं।
जैसे सर जी मुझको तो समझ में नहीं आया, सर जी है ना समझाने के लिए, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को भूल जाओ। अब लिखिए ना, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अभिक्रिया, मान लीजिए आपके पास कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया में क्या क्या होता है, ठीक, क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अभिकारक मिलेगा और इसके तीर के उस पार उत्पाद मिलेगा, दो ही चीज मिलती हैं, तो समझ में आ रहा होगा। तो वही कह रहा है वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, ये मान लीजिए अभिक्रिया हो रही है, इसकी अभिक्रिया की प्रगति होती है, इसका विकास होता है जब कोई अभिकारक, दो अभिकारक आपस में मिलते हैं तो, ठीक। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब जितना सांद्रण आपको इधर मिलेगा उतना ही सांद्रण आपको इधर ही मिलेगा, ठीक। अभी आपको एग्जाम्पल, यानी इधर का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण और उत्पाद का सांद्रण क्या होगा, बराबर होगा, ये परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। अब चलिए एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं। जैसे ए अभिकारक है आपका, उत्पाद क्या बनाया, B+C। जैसे आप मान लीजिए H2O आपके पास जल है, टूटा तो H+ और H2 और O2 में 2O2 में बदलेगा, ठीक। तो इसका वेग क्या होगा, A⁻0 हो तो यह शून्य कोट की अभिक्रिया होगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसका वेग क्या होगा, A⁻0 हो तो इसका वेग शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। अभी एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2Cl2 का संयोग किससे होता है, का संयोग, आपके पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसको सूर्य के प्रकाश में आप रखिए तो क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। क्या बनेगा, 2HCl बनेगा, ठीक। मतलब इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब इधर भी अभिक्रिया, अगर यहाँ पर अगर हम देख लें, अगर इसमें अगर एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या बना, H2 + Cl2 क्रिया करके 2HCl बना, ठीक। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, ठीक, यहाँ पर भी एक, ठीक। तो समझ में आइए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक आपका आएगा, यहाँ पर भी एक, ठीक है ना। इसलिए आपको चलिए शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। व्यंजक क्या हो जाएगा, ठीक। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए स्थिरांक के लिए व्यंजक, तो शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x = kT है, जहाँ x अभिकारक A की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है और k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। जहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ क्या है, x क्या है, अभिकारक है और A की वह मात्रा है, ठीक, यानी अभिकारक A की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है। कितने समय में, t समय में अभिक्रिया करती है, और k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है आपके लिए, और अच्छे से इसको भी हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आप अगर आपके पास विद्या भी होगी, आप उसको उठाएंगे देखेंगे ना, तो इतना बार पूछा है ना, कहिए ही मत, ठीक है ना। तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित कर, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक। क्यों करते हैं यार, सोचो, ये धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं। कहने का मतलब जो उनकी आयनन ऊर्जाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। ये आयनित बहुत तेजी से होते हैं, थोड़ा सा भी उनको कुछ मिला ताप वगैरह तो आप तुरंत आयनित हो जाएंगे। इनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक की उपस्थिति होती है, मतलब इनके जो बाह्य कोश होते हैं इनमें बहुत अतिरिक्त डी कक्षक होते हैं,
ठीक, रिक्त कक्षक होते हैं। ये कारक उसमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे थोड़ा और समझते हैं। ठीक, पहला बात हमने क्या बताया, इसमें हमने बताया क्यों यह इनकी आयनन ऊर्जाएं कम होती है। इनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है, संक्रमण तत्व में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। जो संक्रमण तत्व होते हैं इसमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, ये आपको बताना है। ठीक, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि वे जटिल यौगिक प्रवृत्ति अधिक क्यों बनाते। देखिए क्यों बनाते हैं, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारकों में अधिक होती है। क्यों होती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धातु आयनों का छोटा आकार, इनके जो धातु आयन होते हैं ना बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं, इसलिए ये कहीं पर भी आसानी से फिट हो जाते हैं। जैसे आप बहुत छोटे हैं तो कहीं पर घुस जाकर बैठ जाएंगे, तो वही बात इसमें भी होती है। ठीक, और धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश में से बल भी बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे भी ठेल ठाल कर हम चले जाएंगे। छोटे भी हैं और मजबूत भी हैं, समझ में आया ना। और लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के जो लिगेंड हैं आपके, उसके अभी लिगेंड क्या है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा कर देंगे, तो आप मत कहिएगा सर आपने लिगेंड के बारे में नहीं बताया। ठीक, तो लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक की प्राप्यता, मतलब इसमें जो होते डी कक्षक बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। चलिए किन्हीं दो लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी लिखिए। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व आप पढ़े होंगे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, जैसे सीजियम 58 और इटरबियम 70। इसका हम निकालेंगे लास्ट में क्या आएगा 4F1 5D1 और 6S2। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं 3 और 4 प्रदर्शित करेंगे। कितनी, 3 और 4। ठीक है ना। अब चलिए अगला देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F कितना हो जाएगा 4F4 6S2। तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 3 इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अभी आपको एक ऑक्सीकरण अवस्था पर पूरी वीडियो आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 का आपके पास विलयन है। ठीक, और इसका विलयन है, इसमें हमने क्या कर दिया, लोहे की कील डाल दिया। लोहे की कील डाल दिया तो डालने पर क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं जो लोहा होता है, लोहा जो होता है इसका जो सक्रियता होती है, यानी कॉपर की जो सक्रियता होती है लोहे से क्या होती है, अधिक होगी। जब कॉपर की सक्रियता लोहे से अधिक होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप बताइए दो आदमी हैं, ठीक है, एक बहुत ही मोटा तगड़ा और बहुत ही मजबूत है और एक थोड़ा पतला सा है, तो किसकी सक्रियता इसमें अधिक होगी, मोटे वाले की। ठीक, तो मोटा वाला क्या करेगा, आपको दबा देगा, आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो यही होता है कि जो कॉपर की सक्रियता है क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है, और लोहे की क्या है, कम है। तो कॉपर क्या करेगा, लोहे के ऊपर क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। ठीक, यही बात समझ में आई ना आपको। तो यही लिखना है कॉपर सल्फेट के विलयन में, आपको पूरा लिखना है कॉपर सल्फेट के विलयन में, हमारे साथ लिखिएगा सल्फेट के विलयन में लिखिएगा क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, क्या डालने पर, लोहे की कील डालने पर क्या हो जाएगा, लोहे की क्या होगा, अगर आप कहीं पर बहुत ही क्या है गीला चीज़ है कहीं पर और पानी मतलब कचड़ा है, अब कचड़े में पैर डाल देंगे तो क्या होगा,
आपके पैर के ऊपर क्या हो जाएगा, पूरा कचरा लग जाएगा। लगेगा क्यों? क्यों लगेगा? क्यों लगेगा बताओ, क्यों लगेगा? क्योंकि आपका पैर क्या है, भारी है, उस कचरे को उठा सकता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें भी है। जो कॉपर की जो सक्रियता है इसमें, देखिए आप अच्छी तरीके से यहाँ पे ना लिखेंगे, अच्छी तरीके से क्या लिखेंगे, जो कॉपर की सक्रियता है क्या हो, लोहे से क्या होती है, कम होती है। लोहे की सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। लोहा ज़्यादा वजन होता है, ठीक। इसीलिए क्या करेगा, लोहा पूरा डूब जाएगा उसमें। जब डूब जाएगा तो अपने ऊपर कॉपर की परत को चढ़ा करके निकलेगा। तो वही चीज़ कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या कर देंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील अगर डाल देंगे, क्या कर देंगे, अगर उसमें हम लोहे की कील डाल देंगे तो लोहे की कील के ऊपर क्या हो जाएगा, कॉपर की परत चढ़ जाएगी, जैसे लोहे की कील भी कॉपर नजर आएगी आपको, ठीक। कॉपर की परत चढ़ जाएगी क्योंकि कॉपर की सक्रियता क्या होती है, लोहे से कम होती है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा इस प्रश्न के बारे में, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।